गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में जो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहती है जिसमें छत की ढलाई कई लेयरों में होती है, हर छत जो है ढलाई की गई रहती है, लेकिन समय बीतने के साथ इसमें झुकाव आ जाती है। लेकिन जब इंजीनियर लोग, साइंटिस्ट लोग जब उसकी ढलाई करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि वो ढलाई के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में रहती है, अर्थात संतुलन की स्थिति में। उसके तरफ उसमें चारों तरफ से लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है। और जैसे ही उसमें कोई हलचल होती है या फिर टूट फूट होती है, कोई हथौड़ी चलाता है या कोई लेयर पे तोड़ने का कोशिश करता है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर जो है कई फोर्सेस काम करने लगते हैं जिसमें बिल्डिंग ढहने की भी संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। इसी तरह से अंडरग्राउंड माइनिंग में जब कोल सीम सरफेस से 100-200 मीटर की गहराई पर स्थित होती है और जैसे ही इसमें हम लोग ओपनिंग चलाने के पहले, उसको कोयला को निकालने के पहले जो रूफ के लेयर, डिफरेंट लेयर होते हैं, उसके ऊपर चारों तरफ से जो फोर्स पड़ती है वो संतुलन की स्थिति में रहती है, वो प्रेशर संतुलन की स्थिति में रहती है। और जैसे ही हम लोग ओपनिंग चलाते हैं, ये ओपनिंग हम कोल सीम में लगा दिए, ये आपकी सरफेस है, यहाँ पे कोल सीम है, यहाँ पर जो है आपने जैसे ही ओपनिंग चलाया तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, इधर से जो फोर्सेस काम कर रही थी, इधर से जो फोर्सेस काम कर रही थी और यहां से जो फोर्सेस काम कर रही थी, ये फोर्सेस जो है क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ये डिस्टर्ब होने के चलते इसमें धीरे धीरे क्या होने लगी, रूफ के डिफरेंट लेयरों में झुकाव होने लगा प्रेशर के चलते। और जहां ओपनिंग हुई है वहां पर ये देखते हैं कि मैक्सिमम झुकाव होती है, जिसके चलते यहां पर इसको जो है बेंडिंग फोर्स, बी फॉर बेंडिंग फोर्स कहा गया है। और यहां तक कि इस प्रेशर के चलते रूफ रॉक का ऊपर से जो प्रेशर आता है, यहां पर रूफ रॉक का ऊपर से प्रेशर आता है और ये यहां पर आता है और यहां से जो पिलर है, कोयले का जो बगल वाली पिलर साइड है, वो ऊपर से नीचे रोकने का कोशिश करती है, तो जिसके कारण यहां पर शियर हो जाता है और यहां पर जो है शियर फोर्स काम करता है, शियर फोर्स काम करता है। ठीक इसी तरह से यहां पर भी जो है नीचे से फोर्स पिलर उसको रोकने का, रूफ रॉक को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन ये जो फोर्स है यहां पर खाली हुई गैलरी पर नीचे से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करने के कारण यहां पर भी जो है ये शियर फोर्स काम करती है, जिसके कारण से ये जो साइड है पिलर का या जो कोयले का पार्ट है वो बकल हो जाता है, झुक जाता है। ठीक इसी तरह से जो लेयर में झुकाव आए हैं उन लेयर्स के पॉइंटों को मिलाने पर एक देखते हैं कि डोम के स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है, जिसके कारण से इस जो थ्योरी है इसको जो है प्रेशर के कारण एक आर्च फॉर्म होती है, जिसके कारण इसको प्रेशर आर्च थ्योरी कहा जाता है या डोम थ्योरी कहा जाता है। ये जो फोर्सेस काम कर रही है, जो कि प्रेशर वर्टिकल प्रेशर है, VP यानी कि वर्टिकल प्रेशर, VP यानी कि वर्टिकल प्रेशर या फोर्स। तो ये वर्टिकल फोर्स देखते हैं कि ये जो है धीरे धीरे यहाँ पर आकर के बकल हो जाती है, मतलब कि बैंड हो जाती है। पहले तो संतुलन में रहती है, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे कहां पर काम करने लगती है, पिलर के ऊपर ही जो है काम करती है। जैसे ही ओपनिंग आप चलाते हैं तो ये जो फोर्सेस है इसको लेटरल फोर्स बोला जाता है, लेटरल फोर्स बोला जाता है। और यहाँ पर बेंडिंग फोर्स है, बी फॉर बेंडिंग फोर्स है। दोस्तों इस तरह से कोयले सीम को झुके नहीं, इसलिए हम लोग नीचे से सपोर्ट देने का काम करते हैं और उसको रोकने का काम करते हैं ताकि झुकाव ना हो और कोयला हम लोग आसानी से निकाल सकें और कोई एक्सीडेंट ना हो दोस्तों। तो ये जो हम लोग रूफ बोल्ट लगाते हैं गैलरी के अंदर, काहे के लिए लगाते हैं, नीचे से हम लोग जो है रॉड घुसाते हैं रूफ बोल्ट में, ताकि रूफ रॉक रुके रहे और हम लोग काम करते रहे दोस्तों। तो ये रही प्रेशर आर्च थ्योरी, डोम थ्योरी, जिसके चलते हम लोग का रूफ रॉक कोयले निकालने के बाद डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। जो सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड का क्वेश्चन कल वीडियो में अपलोड किया था दोस्तों, आज की वीडियो में मैं देखिए आपके सामने रखा हूं क्वेश्चन नंबर 15 सेकंड क्लास
अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन का दोस्तों, सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन का दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं दोस्तों। फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सपोर्ट परफॉर्मेंस परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड रूफ बोल्ट्स शुड बी इनवेरिएबली सब्जेक्टेड टू एंकरेज टेस्टिंग एट रैंडम। यानी कि कहता है, मीनिंग समझते हैं दोस्तों, कि सपोर्ट परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग के लिए, जैसा मैं अभी बोर्ड में दिखाया था कि नीचे से हम लोग प्रॉप कॉग या स्टील चॉक या हाइड्रोलिक प्रॉप या समथिंग और कोई सपोर्ट द्वारा जब हम लोग सपोर्ट करते हैं, रूफ बोल्टिंग द्वारा सपोर्ट करते हैं, तो जो उसकी सपोर्ट की जो मॉनिटरिंग के लिए हम लोग जो इंस्टॉल्ड रूफ बोल्ट होती है, बोल्ट जो लगाई गई रहती है, उसका परसेंटेज शुड बी इनवेरिएबली सब्जेक्टेड टू एंकरेज टेस्टिंग। एंकरेज टेस्टिंग में हम लोग कितना परसेंट का टेस्टिंग हम लोग करते हैं दोस्तों। इस संबंध में डीजीए में सर्कुलर बताई गई है कि अगर आपने बोल्ट लगाया 10 बोल्ट लगाया है, यहां पर कितने बोल्ट लगाया है आपने, 10 बोल्ट लगाया है, 10 बोल्ट लगाया है, तो इस 10 बोल्ट जो लगाया आपने उसका एंकरेज टेस्टिंग जो होती है, एंकरेज टेस्टिंग जो होती है, डीजीएमएस सर्कुलर में उसको कहा है दोस्तों कि लगाए गए बोल्ट का 10% टेस्टिंग की जाएगी कि बोल्ट अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। जो 8 टन रूफ बोल्ट वाली जो सीमेंट कैप्सूल रूफ बोल्ट होती है, वो 8 टन लोड कम से कम ले रही है कि नहीं, इसकी हम लोग जांच करते हैं एंकरेज टेस्टिंग से। तो यहां पर दोस्तों 10%, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 10%, 10 बोल्ट का कितना होगा दोस्तों, 1 बोल्ट। तो आप अगर 20 लगाते हैं तो 2 बोल्ट टेस्ट कीजिएगा, एंकरेज टेस्टिंग कीजिएगा कि वो 10 टन 8 टन का लोड ले रहा है या नहीं। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या, डीप इज द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कोल डिपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन मेजर्स इन द। तो डीप की परिभाषा यहां कहता है कि अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन है किसका, कोल डिपोजिट का। जैसे मैं अभी आपको दिखाया कि कोल डिपोजिट जो थी वो थोड़ी झुकी हुई थी, वो कोल डिपोजिट का जो झुकाव है उसका अमाउंट किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में मेजर्ड की जाती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है। तो ऑप्शन यहां पे दिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्सियल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इन द डिजायर्ड प्लेन, ऑब्लिक प्लेन। तो यहां पर दोस्तों डीप जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन की तहत ही मेजर की जाती है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। मैं कट पेस्ट करके रखा हूं, किसी कोयले सीम या पत्थर स्तर के हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लिनेशन होती है उस सीम या स्तर को ही सीम को डीप कहा जाता है। सर्वाधिक डीप जो होती है, मैक्सिमम डीप जो होती है, उसको ट्रू डीप कहा जाता है। उसे डिग्री में लिखा जाता है, जैसे 40 से या डिग्री या 50 डिग्री, अथवा 1/4 या 1/5 लिखा जाता है दोस्तों। ये कोयले सीम या पत्थर की सीम की इंक्लिनेशन लिखने का तरीका हो गया दोस्तों। और जो सर्वाधिक डीप कहा जाता है, यहां पर मैं पिक्चर में बताने का कोशिश कर रहा हूं कि सर्वाधिक डीप क्या होती है दोस्तों। ये जो कोयला झुकी हुई है, ये अगर कोयला इस तरह से झुकी हुई है, तो जो कोयला झुकी हुई है इसके जो राइट एंगल में जो एंगल बनती है वो कहलाती है ट्रू डीप, ट्रू डीप कहलाती है, ट्रू डीप कहलाती है दोस्तों। और इसके अन्य डायरेक्शन में यदि आप देख रहे हैं तो ये जो है एपेरेंट डीप कहलाती है दोस्तों, एपेरेंट डीप कहलाती है, एपेरेंट डीप कहलाती है। और इसके डायरेक्शन में यदि आप मेजर कर रहे हैं तो इसको स्ट्राइक बोला जाता है, स्ट्राइक डायरेक्शन बोला जाता है दोस्तों। ये है आपका कोल सीम, कोल सीम जो झुकी हुई है, झुकी हुई है, और इसका जो झुकाव है उसी को हम लोग जो है ट्रू डीप कहते हैं दोस्तों। तो ये रही जो है ट्रू डीप, एपेरेंट डीप और ट्रू डीप, एपेरेंट डीप। दोस्तों ये जो आगे वाली जो प्रश्न है इसमें अपने को देखेंगे कि इसकी आंसर क्या है। यहां पर सर्वाधिक ढाल को छोड़ करके अन्य ढाल को भी जो है आभासी डीप, एपेरेंट डीप कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक ढाल से 90 डिग्री की दिशा में सीम या स्तर का डीप शून्य होता है। सर्वाधिक ढाल जहां होती है वहां पर जो है शून्य होता है, और इस दिशा को स्ट्राइक दिशा कहते हैं। स्ट्राइक दिशा सीम
का कोई ढाल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है दोस्तों। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन के तहत आप डीप का अमाउंट को मेजर करते हैं। तो ये जो है हो गई दोस्तों क्या चीज, ऑप्शन ए आंसर हो गई। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए दोस्तों क्या कहता है, फॉर सीलिंग ऑफ क्रैक एट द बॉटम ऑफ ब्लास्ट होल्स मटेरियल यूज्ड इज, यानी कि बॉटम ब्लास्ट होल के बॉटम पर जो क्रैक होती है उसकी सीलिंग के लिए कौन सी मटेरियल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बालू का, मिट्टी का, बेंटोनाइट केमिकल है उसका, सैंड और क्ले का, नन का। तो यहां पर बेंटोनाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिए क्रैक की सीलिंग के लिए बेंटोनाइट का ओपन कास्ट खदानों में यूज की जाती है, शॉर्ट होल जब तैयार किया जाता है उसको चार्जिंग के पहले दोस्तों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, व्हाइल डूइंग सॉलिड ब्लास्टिंग डिले बिटवीन टू कंजिक्यूटिव शॉट सेल नॉट एक्सीड। दोस्तों सॉलिड ब्लास्टिंग का प्रिकॉशन मैं पिछले वीडियो में लोड कर चुका हूं, फिर से मैं यहां पर जो सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड की जो क्लासेस है उसमें बताने वाला हूं कि सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन कौन सी प्रिकॉशन ली जाती है, जिसमें ये मैं कट पेस्ट करके रखा हूं। देखिए दोस्तों जो थर्ड करके रखी हुई है, जो 3rd डिग्री की प्रिकॉशन है दोस्तों, जिसमें कहता है 2 सीक्वेंस होल के बीच डिले इंटरवल, 2 सीक्वेंस होल के बीच का डिले इंटरवल 50 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन डिग्री 3rd गैसीमाइंस में 2 कंजिक्यूटिव होल के बीच का डिले इंटरवल 50 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने यहां पे प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि वो जो है कोई डिग्री का मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहां पर आप 9वें नंबर में देखिएगा, द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव शॉट शुड नॉट बी मोर देन 60 मिलीसेकंड। तो यहां पर 60 मिलीसेकंड जो बी नंबर आंसर है दोस्तों, उसको टिक लगाते हुए आगे बढ़िएगा। और पॉइंट जो कहता है दोस्तों कि may be used in pillar splitting or slicing keeping wet condition training of person। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट है दोस्तों, 3rd डिग्री में जो उपयोग किया जा रहा है, सावधानी ली जा रही है, उसको पढ़ते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शॉट मोर देन 100 मिलीसेकंड, नॉट मोर देन 100 मिलीसेकंड, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री है और फर्स्ट और लास्ट होल है उसके फूटने के बीच का जो इंटरवल होगा वो 100 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होगा डिग्री 3rd गैसीमाइंस में, और डिग्री 1st और 2nd गैसीमाइंस में 150 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होगा। उसी तरह से यहां पर फिर से 3rd के लिए कहता है कि हवा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वेंटिलेटिंग एयर नॉट लेस देन 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट इन डिग्री 1st एंड डिग्री 2nd एंड 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट इन डिग्री 3rd गैसीमाइंस। दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि डिग्री 1st गैसीमाइंस में हवा की मात्रा 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए, साथ ही डिग्री 3rd गैसीमाइंस में 300 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 300 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और देखिए यहां पर 3rd डिग्री के लिए एक और प्रिकॉशन है 14 नंबर में, अमाउंट ऑफ चार्ज per hole not more than 565 gram in degrees 2nd and 3rd 100 ग्राम्स इन डिग्री 1st। दोस्तों यहां देखिए कहता है कि डिग्री 2nd और 3rd गैसीमाइंस में किसी भी होल में आप 565 ग्राम से अधिक बारूद चार्ज नहीं करेंगे, साथ ही डिग्री 1st गैसीमाइंस में 1 किलोग्राम से अधिक बारूद चार्ज नहीं करेंगे दोस्तों। यहां पर एक मैं और 3rd करके लिखा हूं, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसके लिए, डिग्री 3rd गैसीमाइंस के लिए दोस्तों। तो यहां पर 16 नंबर में कहता है कि आपको 25 शॉट से अधिक आपको उसमें प्रयोग नहीं करना है, और भी जो प्रिकॉशंस है उनको पढ़ लीजिए जो नॉर्मल है। इन्हीं में से आपकी कोई एक प्रश्न जरूर पूछी जाएगी दोस्तों, इसको पढ़ करके अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कंटिन्यूअस माइनर्स आर यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइनिंग। फॉर किसके लिए कंटिन्यूअस माइनर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो यहां पर डेवलपमेंट ओनली, डिप्लेरिंग ओनली, डेवलपमेंट एंड डिप्लेरिंग बोथ, डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग वॉल प्लेन एंड पैनल होना चाहिए, लॉन्ग वॉल पैनल होना चाहिए, नन ऑफ द ऑप्शन। तो यहां पर दोस्तों कंटिन्यूअस माइनर का उपयोग हम लोग डेवलपमेंट और डिप्लेरिंग दोनों के लिए किया जाता है दोस्तों। मैं यहां पर कट पेस्ट करके रखा हूं रेफरेंस माय नोट्स का, जो कि फर्स्ट क्लास मैनेजर कोल विनिंग एंड वर्किंग 4th नोट्स थी मेरी, जिसकी पेज 21 में ये मेंशन किया है दोस्तों, जिसको मैं कट पेस्ट करके आपके सामने ये देखिए लेके आ रहा हूं। ये देखिए कंटिन्यूअस माइनर पैनल का मैं एक लेआउट तैयार किया हूं, लेआउट ऑफ कंटिन्यूअस माइनर पैनल, डेवलपमेंट पैनल है, जिसमें कितनी गैलरियां हैं, 1 2
3 4 5 हेडिंग की ये पैनल है दोस्तों। 5 हेडिंग में जो बॉटम मोस्ट है उसको हम लोग क्या माने हैं, ये देखिए रिटर्न माने हुए हैं। बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट को रिटर्न माने हैं। बाई रिटर्न वेंटिलेशन सिस्टम इसमें अडॉप्ट की गई है। और बाकी 3 हेडिंग, बीच वाली हेडिंग जो है इनटेक एयरवे का के लिए है। अब दोस्तों देखिए यहां पर जो फेसेस है, ये फेसेस है जो लास्ट स्टेज में दिखाई दे रही है, इसमें यहां पर सीएम लिखा हुआ है। ये कंटिन्यूस माइनर है दोस्तों जो कोयला को काटती है। और पीछे लगी हुई है शटल कार जो कि जिसमें कोयला लोड होती है। और एक शटल कार इस रास्ते से अगर होके आती है और बेल्ट में डालती है, यहां पर ये जो है बेल्ट है दोस्तों जो कि ट्रंक बेल्ट कहा जाता है, बीसी लिखा हुआ है, बेल्ट कन्वेयर। और यहां पर बेल्ट कन्वेयर के सामने में ये जो है फ्लेक्सिबल रहती है। मैं चश्मा पहन लेता हूं, हाँ ये रही। इसमें जो है फीडर ब्रेकर रहती है दोस्तों। ये फीडर ब्रेकर में क्यों शटल कार आकर के कोयला डालता है। और एक दूसरी, जब एक इस रास्ते से आती है तो दूसरे रास्ते से जो है शटल कार आती है यहाँ पर और कंटिन्यूस माइनर से कोयला लेकर के दूसरे यहाँ पर आती है, लोड करती है इस रास्ते का अनुसरण करते हुए दोस्तों। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टिंग बेल्ट कन्वेयर से होते हुए डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो जाती है। ये लोड सेंटर है दोस्तों जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए काम में आता है। तो इस तरह से कंटिन्यूस माइनर द्वारा जब आधे फेस की कटिंग कर ली जाती है, आधे लंबाई की फेस की गैलरी की कटिंग कर ली जाती है, तब इसमें क्वाड बोल्टर आता है और क्वाड बोल्टर सपोर्ट करता है। तब तक जो है कंटिन्यूस माइनर दूसरे फेस में चली जाती है कटिंग करने के लिए। एक फेस में कटिंग करती होती रहती है, दूसरे फेस में सपोर्ट होते रहता है क्वाड बोल्टर से दोस्तों। तो ये रही क्या डेवलपमेंट पैनल की लेआउट। और यहाँ पर डिप्लरिंग पैनल की लेआउट है दोस्तों, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो बॉटम मोस्ट जो पिलर है उसका हम लोग स्प्लिटिंग किए हुए हैं। स्प्लिटिंग करने के बाद, स्प्लिटिंग भी हम लोग कैसे करते हैं, पहले बॉटम में हम लोग कंटिन्यूस माइनर को आधा स्प्लिट कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर क्वाड बोल्टर सपोर्ट के लिए घुसता है। और जब क्वाड बोल्टर इसमें घुसता है तो फिर दूसरे पिलर का स्प्लिटिंग करने के लिए, कंटिन्यूस माइनर कटिंग करने के लिए चली जाती है दोस्तों। इस तरह से अल्टरनेट ऑपरेशन द्वारा क्वाड बोल्टर और कंटिन्यूस माइनर का अल्टरनेट ऑपरेशन द्वारा हम लोग डिप्लेरिंग करना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो स्प्लिटिंग करते हैं उसकी स्लाइसिंग जब करते हैं तो लास्ट में जो है हम लोग क्रॉस पिलर या स्नूप पिलर या ट्रायंगुलर पिलर हम लोग जो है छोड़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और 60 डिग्री एंगल पर हम लोग इसको कटिंग करते हुए लेके जाते हैं ताकि उसको मोड़ने में, कंटिन्यूस माइनर को मोड़ने में आसानी हो दोस्तों। और लास्ट में जो एक स्लाइस, लास्ट में जो एक बचती है पिलर उसको बोलते हैं स्नूप पिलर दोस्तों। और बाकी बीच वाले को रिप पिलर बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जब स्लाइसिंग करते हुए बॉटम मोस्ट का कंप्लीट होता है तो फिर टॉप मोस्ट का करते हैं। उस प्रकार से हम लोग जो है फिर अगले पिलर पर अटैक करते हैं दोस्तों। तो ये डेवलपमेंट और डिप्लेरिंग में दोनों में जो है कंटिन्यूस माइनर का उपयोग किया जाता है। यहां पर मैं इक्विपमेंट लिखा हूं कि इसमें इक्विपमेंट कौन कौन से प्रयोग में आते हैं दोस्तों। अभी तो लिखा है आपके प्रश्न में कि कंटिन्यूस माइनर कौन से पैनल में उपयोग किया जाता है, लेकिन यही प्रश्न और दूसरे इक्विपमेंट के साथ पूछ सकता है कि यह इक्विपमेंट किस पैनल में उपयोग किया जाता है, किस मेथड ऑफ माइनिंग में उपयोग किया जाता है दोस्तों। पढ़ लेते हैं दोस्तों। कंटिन्यूस माइनर है जो 720 किलोवाट की है, शटल कार है 2 नंबर लगती है 112 किलोवाट की, क्वाड बोल्टर है 1 नंबर लगती है 112 किलोवाट की, फीडर ब्रेकर है 1 नंबर लगती है 112 किलोवाट की, बेल्ट कन्वेयर है जो 1 नंबर लगती है 300 किलोवाट की, लोड सेंटर है जो बिजली को ट्रांसफर करती है, ट्रांसफार्मर का काम करती है, वो जो है 1 नंबर है। लोड हॉल डंप है, एलएचडी है जो फॉलन कोल को क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल आती है जो कि 37 किलोवाट का है दोस्तों। तो इसी तरह से इसमें भी मशीनरी डिप्लेरिंग वाली में भी हम लोग मशीनरी उसी तरीके से प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये रही कंटिन्यूस माइनर पैनल की दोस्तों, जिसमें आप समझे और वो डेवलपमेंट और डिप्लेरिंग दोनों में इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। तो ये रही क्वेश्चन नंबर 20, कहता है व्हिच फेस इक्विपमेंट इज यूज्ड इन ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में कौन सा फेस इक्विपमेंट उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ए नंबर एलएचडी, बी नंबर कंटिन्यूस माइनर, सी नंबर सीयर, डी नंबर शटल कार, ई नंबर ऑल ऑफ द ऑप्शन। दोस्तों जो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड है उसका मैं कट पेस्ट करके नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूं, तो समझाऊंगा भी कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड किस तरह से कोयला निकाली जाती है। तो यहां पर एलएचडी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ए नंबर एलएचडी है। ये देखिए माई नोट्स रेफरेंस में लिखा हूं, फर्स्ट क्लास मैनेजर जो कोल का है, फर्स्ट क्लास मैनेजर कंपटीशनसी का विनिंग एंड वर्किंग है, 4th वॉल्यूम में पेज 56 में इसको मेंशन किया हूं, जिसके कट पेस्ट करके मैं यहां पर रखा हूं दोस्तों। देखिए ये जो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड है वो एक थिक सीम माइनिंग मेथड है दोस्तों। इंडिया में कोई भी सीम जो 4.5 मीटर से अधिक होती है इसे ही थिक सीम कहते हैं। मेथड ऑफ वर्किंग इन थिक सीम जो है, थिक सीम में जो मेथड ऑफ वर्किंग अपनाते हैं वो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड है, जिसको अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सब लेवल केविंग मेथड है, इंटीग्रेटेड केविंग या स्तुतिराज मेथड बोला जाता है दोस्तों। विनिंग एंड वर्किंग की क्लासेस सोमवार से चालू होने वाली है दोस्तों, उसमें मैं मेथड को समझाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। और साथ ही जो है जो कट एंड पेस्ट करूंगा, जो आपको वीडियो लोड करूंगा
उसमें आपको भी समझाऊंगा दोस्तों कि जो है कैसे वो मेथड ऑफ माइनिंग की जाती है। जैसे अभी अपन लोग जो है एक मेथड और है दोस्तों, यहाँ पर लिफ्टिंग मेथड है दोस्तों। लिफ्टिंग मेथड भी मैं समझाऊंगा कि कैसे माइनिंग की जाती है लिफ्टिंग मेथड द्वारा थिक सीम में। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड समझ लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर डेवलपमेंट जो आप करते हैं LSD द्वारा, उसी मैनर में आप कोयले खदान का डेवलपमेंट कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन जब डिप्लेरिंग की जाती है तो इस प्लेन को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जो मेरा कर्सर घूम रहा है, इसमें एक पिलर दिखाई दे रही है जिसमें 4 जंक्शन आपको कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है। इसमें आप लेवल स्प्लिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। लेवल स्प्लिटिंग करने के बाद डीप स्प्लिटिंग बीचों बीच आप करते हैं। डीप स्प्लिटिंग करने के बाद जो एक गो फेज, मान के चलिए कि ये पूरा आपका गो फेज है, लास्ट पिलर का आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं इन बाई इंड से, तो यहां पर जो है आप क्या करते हैं, ये दोनों साइड में डीप स्प्लिट के दोनों साइड में पूरी लंबाई का, यहां तक की गैलरी का दोनों तरफ जो है होल करते हैं। 2 रिंग होल ड्रिल किया जाता है दोस्तों। एक रिंग इधर से ड्रिल किया जाएगा और एक रिंग इधर से ड्रिल किया जाएगा दोस्तों। ये क्लासेस में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जितनी मोटाई का ये पिलर पार्ट है उतनी लंबाई का होल दोनों तरफ किया जाता है। यहां से यहां तक की लंबाई का होल किया जाएगा दोस्तों। अगर इसकी लंबाई 30 मीटर है, आपने 4 मीटर का स्प्लिट कर दिया तो बचा कितना, 26 मीटर। तो 13 मीटर का होल इधर किया जाएगा दोस्तों और 13 मीटर का होल इधर किया जाएगा। और अगर रूफ में कोयले की थिकनेस 13 मीटर है तो रूफ में भी होल इस तरीके से करते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको यहाँ पर सेक्शन के रूप में दिखाया हूं, साइड व्यू के रूप में दिखाया हूं कि रूफ में होल नंबर्स ऑफ फ्लैंकिंग होल्स किए जाते हैं, जो कि पूरे कोयले की थिकनेस तक होल की जाती है। ये जो गैलरी दिखाई दे रही है साइड की, वो मेन गैलरी है दोस्तों और ये स्प्लिट गैलरी है। तो इसमें नंबर ऑफ होल किए हुए हैं रूफ में भी। अब इन रूफ में होल जब कर लेते हैं तो इसको चार्जिंग की जाती है। जो सैनिटरी पाइप होती है, घरों में जो पाइप इस्तेमाल की जाती है एस्बेस्टस की, उसमें बारूद को और डिटोनेटर को चार्ज करके उस होल में पेनिट्रेट किया जाता है, स्टेमिंग की जाती है और डिस्ट्रिक्ट से बाहर होकर के इसकी ब्लास्टिंग की जाती है दोस्तों। लार्ज अमाउंट में एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग होने के कारण से वाइब्रेशन ज्यादा होता है दोस्तों। अब यहाँ पर कोयले का थिकनेस अंबार ब्लास्टिंग के बाद अंबार लग जाता है, उसको LSD से हम लोग दोस्तों निकालते जाते हैं और लोड करते जाते हैं दोस्तों। ये इसकी साइड व्यू है दोस्तों रिंग होल की। दोस्तों ये ब्लास्टिंग गैलरी मेथड थी, जिसमें देखिए इक्विपमेंट मैं लिस्ट करके रखा हूं कि पहला नंबर में जंबो ड्रिल उपयोग की जाती है, जो 2 नंबर का ड्रिल होता है। 2 संख्या रखते हैं हम इसको। 37 किलोवाट का 550 वोल्ट का रहती है दोस्तों। सेल्फ प्रोपेल्ड क्राउलर माउंटेड होती है ये जंबो ड्रिल। दूसरा नंबर में LSD रखे हैं दोस्तों। जो 4 नंबर हम रखेंगे इसमें, वो 3 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी वाला लार्ज अमाउंट में कोयले की ब्लास्टिंग होने के चलते इसकी हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा इसमें करते हैं दोस्तों। 3 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी के साथ, जो 55 किलोवाट और 550 वोल्ट की रहती है दोस्तों। तीसरे नंबर में पिक व्हील ब्रेकर है, जो 4 नंबर रखते हैं। पिक व्हील ब्रेकर जो कोयले गिरती है दोस्तों उसको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पर पिक व्हील ब्रेकर कहा जाता है, जिसको 90 किलोवाट और 550 वोल्ट की रहती है दोस्तों। हाइड्रोलिक प्रॉप गो फेज के पास सपोर्ट करने के लिए हम लोग 40 टन का इस्तेमाल करते हैं। बॉक्स गर्डर, रूफ में जो बॉक्स जैसे रूफ बोल्टिंग उसमें करते हुए हम लोग उसको रूफ को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। जो कितनी डायमीटर की होती है, 0.5 मीटर की होती है, आधा मीटर की बॉक्स गर्डर होती है, हैवी सपोर्ट है दोस्तों। चेन कन्वेयर होती है 4 नंबर में, जो 2 × 45 किलोवाट का यानी 90 किलोवाट का चेन कन्वेयर लगा होता है, जिस पर LSD कोयला डालती है दोस्तों। एयर कंप्रेशर रहती है, जो 1 नंबर में रखते हैं 8 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट के हिसाब से, क्योंकि वेंटिलेशन इसमें स्लजिश हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हाइटेंड गोफ दिखाई देती है गैलरी के भीतर। गोफ कंप्रेशर यहाँ पर 8 क्यूबिक मीटर पर मिनट, और जिसकी प्रेशर जो है 7 kg पर सेंटीमीटर के हिसाब से हम लोग इसको रखते हैं दोस्तों, जो 55 किलोवाट की होती है। कलेक्टिंग बेल्ट कन्वेयर 1 नंबर रखते हैं, जो 200 किलोवाट की है, और ट्रंक बेल्ट कन्वेयर 300 किलोवाट की होती है, जो उसकी 1 रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अदर डिटेल्स भी दिए हुए हैं। 5 हेडिंग डेवलपमेंट है। गैलरी साइज 4.8 मीटर × 3 मीटर है। नंबर ऑफ होल जो रिंग है वो हम लोग 33 नंबर करते हैं। लेंथ ऑफ होल 3.5 मीटर से 10.8 मीटर, जितना कोयले की थिकनेस रहती है उतने हम लोग करते हैं दोस्तों। फॉर 11 मीटर थिक सीम के लिए हम लोग 10.8 मीटर का करते हैं दोस्तों। अगर 11 मीटर है, 13 मीटर की होल सीम है, तो उसमें हम लोग 0.2 मीटर शेष बचाते हैं, ताकि चार्जिंग करने में आसानी हो दोस्तों। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव पर होल हम लोग 1 से 3 kg देते हैं। पर रिंग में हम लोग 83 kg देते हैं। पर डे रिंग ब्लास्टेड हम लोग 6 रिंग ब्लास्ट करते हैं, यानी कि 3 बार हम लोग जो है ब्लास्ट करते हैं दोस्तों। 6 रिंग, 2 रिंग जो है 1 बार में करते हैं और 6 रिंग जो है पर डे हम लोग करते हैं। टोटल आउटपुट पर डे जो है 800 टन पर डे सिंगरेनी कोकिंग कोल लिमिटेड आंध्रा में की जाती है दोस्तों। तो ये रही ब्लास्टिंग गैलरी मेथड दोस्तों, जिसमें LSD का उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। ये देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। इन ए वेंटिलेशन डक्ट with the help of
पिटेड ट्यूब वन कैन मेजर। वेंटिलेशन डक्ट होती है दोस्तों, एयर पाइप होती है, जिसमें पिटेड ट्यूब की सहायता से हम लोग क्या मेजर करते हैं दोस्तों। पिटेड ट्यूब का मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, आगे के कट पेस्ट में दिखाऊंगा। एयर ओनली एयर वेलोसिटी मेजर करता है, ओनली एयर प्रेशर मेजर करता है, बोथ एयर वेलोसिटी एंड प्रेशर मेजर करता है, ओनली एयर क्वांटिटी मेजर करता है, नन और सी जो है यहां पर दिया है दोस्तों। तो जो पिटेड ट्यूब होती है वो एयर वेलोसिटी के साथ प्रेशर भी मेजर करती है दोस्तों। देखिए मैं यहां पर प्रेशर वाटर गॉज के रूप में यहां फार्मूला कट पेस्ट करके रखा हूं, डीजे देशमुख एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम फर्स्ट का, जिसमें वाटर गाज जब पिटेड ट्यूब से हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग जो है डेंसिटी से भाग देते हैं। देखिए W यहां पर डेंसिटी ऑफ एयर केजी पर क्यूबिक मीटर है दोस्तों। W से जब इसको डायरेक्ट भाग देते हैं उसका रूट निकालते हैं और 4.43 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एयर वेलोसिटी निकल जाती है। एयर वेलोसिटी निकालने के लिए एट स्टैंडर्ड एयर डेंसिटी के लिए होती है दोस्तों। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 4 इंटू रूट जो निकलती है वाटर गाज mm में, उसको हम लोग रूट निकाल करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो है हमको वेलोसिटी निकल जाती है दोस्तों। तो वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेंगे, प्रेशर को वाटर गॉज या केजी पर मीटर स्क्वायर में लेंगे, डेंसिटी को एयर को केजी पर मीटर को लेंगे। देखिए दोस्तों पिटेड ट्यूब यहां पर लिखा हुआ कट पेस्ट करके रखा हूं। पिटेड ट्यूब इज ए डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड ए मेजर द स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर यानी कि स्थिर स्थैतिक प्रेशर दबाव को मेजर करती है, वेलोसिटी प्रेशर को मेजर करती है और टोटल प्रेशर को भी मेजर करती है दोस्तों। तो ये जो है पिटेड ट्यूब है जिसकी सहायता से हम लोग वेलोसिटी और प्रेशर दोनों को मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पिटेड ट्यूब की क्लासेस जो होगी, फंक्शन होगी, वो वेंटिलेशन के क्लास में मैं बताऊंगा दोस्तों। वेंटिलेशन के नोट्स में मैं कट पेस्ट करूंगा दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या आता है, प्री स्प्लिटिंग इज ए टेक्निक ऑफ प्री स्प्लिटिंग जो टेक्निक है वो किसका टेक्निक है दोस्तों। प्रोडक्शन ब्लास्टिंग, कंट्रोल ब्लास्टिंग, अंडर वाटर ब्लास्टिंग, क्रेटर ब्लास्टिंग, सेकेंडरी ब्लास्टिंग दोस्तों। तो यहां पर प्री स्प्लिटिंग जो है कंट्रोल ब्लास्टिंग का टेक्निक है दोस्तों। कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या होती है दोस्तों, प्रोडक्शन ब्लास्टिंग यानी प्रोडक्शन में जो आप ब्लास्टिंग करते हैं, होल करते हैं, वो जो है आपकी प्रोडक्शन ब्लास्टिंग कहलाती है दोस्तों, लेकिन प्री स्प्लिटिंग प्रोडक्शन ब्लास्टिंग नहीं है। देखिए दोस्तों मैं कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का यहां पर जो एच.एन. कर्माकर साहब का वॉल्यूम 2 माइनिंग सप्लीमेंट है जिसकी कट पेस्ट करके आपको यहां सामने में रखा हूं दोस्तों। जो कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है दोस्तों यहां पर 4 आपको दिखाई दे रही होगी, लाइन ड्रिलिंग, प्री स्प्लिटिंग या जो प्री शीयरिंग भी कहते हैं, और तीसरे नंबर में कसन ब्लास्टिंग है, और चौथे नंबर में स्मूथ ब्लास्टिंग है जो अंडरग्राउंड में यूज की जाती है दोस्तों। तो लाइन ड्रिलिंग में क्या की होती है कि जहां पर ब्लास्टिंग का पैच रहता है उसमें आप शॉर्ट होल तो चार्ज करके रखे ही रहते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड जहां पर वाइब्रेशन को बढ़ने से आपको रोकना है दोस्तों, तो उस ओर जो है 1 नंबर में देखिए ड्रिलिंग ऑफ रो, एक रो सिंगल रो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होल होती है बिटवीन ब्लास्टिंग साइट एंड प्रोटेक्टेड एरिया। जो प्रोटेक्टेड एरिया, जिस एरिया को प्रोटेक्ट करना है उसके और ब्लास्टिंग साइट के बीच में हम लोग एक सिंगल लाइन ड्रिल करते हैं दोस्तों, जिसकी डायमीटर 50 से 75 mm डायमीटर की होती है और 2 से 4 मीटर डायमीटर के अपार्ट में होती है, 2 से 4 डाया के अपार्ट में होती है। यानी कि अगर 150 mm का आप अगर होल कर रहे हैं तो 4 से गुणा कर दीजिए 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर, लगभग आधा मीटर से दूर दूर हम लोग जो है होल करते हुए आगे की ओर छोड़ देते हैं दोस्तों। ये रही जो है आगे के कंटेनिंग नो एक्सप्लोसिव में, इसमें एक्सप्लोसिव नहीं डालना है, इसकी मैक्सिमम डेप्थ हम लोग 9 मीटर रखते हैं दोस्तों। ये है लाइन ड्रिलिंग जो कि कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है, जो आपके प्रश्न में अगले बार के प्रश्न में पूछ सकती है दोस्तों, लेकिन यहां पर आपकी इस बार के प्रश्न में जो पूछी हुई है, जो क्वेश्चन 22 है, उसमें कहता है दोस्तों प्री स्प्लिटिंग और प्री शेयरिंग जो होती है वो सिंगल रो ऑफ होल्स होती है, जिसमें मैं लिख दिया हूं यहां पर 8 से 12 mm डायमीटर, 8 से 12 डाया के स्पेसिंग में तीन तरफ से ब्लास्टिंग के 3 तरफ से की जाती है दोस्तों। जैसे कि आपके सामने अगर एक ओपन कास्ट माइन का बेंच है तो हम लोग 3 तरफ से इसमें जो है कर देते हैं। एक तरफ तो फेस ही होता है, तीनों तरफ से होल हम लोग जो है सिंगल रो होल ड्रिल करते हैं, जो कि 8 से 12 डाया की अपार्ट में होती है। अगर आप 100 mm डायमीटर का होल कर रहे हैं दोस्तों, तो जो एक होल से दूसरे होल के बीच में होगी 1.2 मीटर होगी, 1200 mm मीटर होगी, 1200 mm अपार्ट होगी, डिस्टेंस होगी। तो यहां पर 50 से 100 mm डायमीटर का रखते हैं, इसमें 50 से 75 रखे थे ड्रिलिंग लाइन ड्रिलिंग में, और प्री स्प्लिटिंग में हम लोग 50 से 100 mm की डायमीटर रखते हैं। डायनामाइट कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं दोस्तों ब्लास्टिंग के लिए, मैक्सिमम डेप्थ इसकी 15 मीटर रखते हैं, इसकी 9 मीटर आप रखे थे दोस्तों। तो ई नंबर जो है कहता है
चार्ज विथ लेसर एक्सप्लोसिव, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, जो कि हम लोग पर होल ऑफ जो ब्लास्ट हम लोग करते हैं, मेन शॉट होल जो करते हैं उसका 10 से 15% हम लोग इसमें ही केवल बारूद यूज करते हैं दोस्तों। तो ये रही प्री स्पिटिंग या प्री सीयरिंग दोस्तों। तीसरे नंबर में कहता है कसन ब्लास्टिंग दोस्तों। कसन ब्लास्टिंग के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो देखिए आपके सामने लिखी हुई है क्या जी, ड्रिलिंग ऑफ रो ऑफ होल्स। इसमें एक से अधिक रो का हम लोग ड्रिलिंग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बर्डन और स्पेसिंग कहा गया है दोस्तों। दो लाइन के बीच की दूरी जो होल, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो बर्डन कहलाती है, और एक लाइन में जो दो होल के बीच की दूरी होती है वो स्पेसिंग कहलाती है। तो इसमें बर्डन और स्पेसिंग समान रखते हुए दोस्तों कई 2 से 3 रो का हम लोग ड्रिलिंग होल करते हैं, जो कि 50 से 150 mm डायमीटर का रहता है। अलोंग द फाइनल लाइन एक्सट्रैक्शन, जहां पर फाइनल लाइन का एक्सट्रैक्शन रहती है वहां पर हम लोग इसको करते हैं ड्रिल। और लोडिंग ऑफ होल्स, यानी कि होल को हम लोग चार्ज करते हैं जिसकी गहराई 30 मीटर तक रहती है दोस्तों। ये हो गई कसन ब्लास्टिंग। स्मूथ ब्लास्टिंग जो है जस्ट लाइक कसन ब्लास्टिंग ही रहती है पेरिफेरी ऑफ द अंडरग्राउंड गैलरी। अंडरग्राउंड गैलरी के चारों तरफ यानी तीनों दिशाओं में हम लोग जो है इसकी ड्रिलिंग करते हैं। होल ड्रिवन पैरेलल टू द सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन के पैरेलल ही हम लोग इसको ड्रिल करते हैं। लोडिंग विथ कैलकुलेटेड चार्ज, इसमें कैलकुलेटेड चार्ज हम लोग लोड करेंगे। ब्लास्टिंग बाय एक्सप्लोसिव करेंगे। डाया रहेगी 32 mm, स्पेसिंग रहेगा 0.3 मीटर से 0.4 मीटर दोस्तों। तो ये रही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक दोस्तों। ओपन कास्ट माइंस में कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक जो अपनाई जाती है वो अब उसके साथ अब यहां पर कंट्रोल ब्लास्टिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का उपयोग किया जाने लगा दोस्तों, जिसके कारण से वाइब्रेशन कम होती है, डस्ट कम बनता है, नॉइस कम होती है, बहुत सारे पॉल्यूशन से बचाती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। तो यहां पर आपसे जो कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है वो आपने पढ़ा। अब देखिए दोस्तों अंडर वाटर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के वाटर के अंदर जब ब्लास्टिंग उसको हम लोग करते हैं दोस्तों तो उसको अंडर वाटर ब्लास्टिंग कहा जाता है दोस्तों। क्रेटर ब्लास्टिंग यहां पर कहा है दोस्तों। क्रेटर ब्लास्टिंग जो है दोस्तों वो जो ओपन जब हम लोग रेज चलाते हैं हम लोग स्टॉपिंग यानी कि दोस्तों मेटल माइंस में ये यूज की जाती है। अंडरग्राउंड माइंस में जो वर्टिकल हम लोग पैसेज चलाते हैं तो उसमें जो है ब्लास्टिंग की जाती है जिसको क्रेटर ब्लास्टिंग कहा गया है दोस्तों। देखिए मैं नेक्स्ट पेज में आपको इसको कट पेस्ट करके रखा हूं, जो कि एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी जो वॉल्यूम 2 है उसके पेज नंबर 1.23 में ही दिखाया हुआ है कि ये एक वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट मेथड जो रहती है उसमें यूज किया जाता है दोस्तों। द term crating is blasting is applied to the formation of a surface cavity. सरफेस कैविटी फॉर्मेशन तैयार करने के लिए की जाती है। इन ए मटेरियल एज ए द रिजल्ट ऑफ डिटोनेटिंग एंड एक्सप्लोसिव चार्ज इन दैट मटेरियल, इसमें जो है एक्सप्लोसिव चार्ज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ब्लास्टिंग कंसेप्ट वाज इनिशियली यूज्ड एज ए टूल इन द इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस। एक्सप्लोसिव की परफॉर्मेंस को एक्सप्लोसिव की परफॉर्मेंस जानने के लिए इसको टूल के रूप में यूज किया जाता है। क्रेटर ब्लास्टिंग इज नाउ एक्सटेंडेड एंड टू अंडरग्राउंड माइंस आल्सो। अंडरग्राउंड ब्लास्ट में क्रेटर ब्लास्टिंग का उपयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, मेटल माइंस में दोस्तों। एक्सप्लोसिव चार्ज यूज्ड इन क्रेटर मेथड आर नॉर्मली स्फेरिकल और ज्योमेट्रिक इक्विवेलेंट। ये ज्योमेट्रिक इक्विवेलेंट या फिर स्फेरिकल मेथड जैसा रहती है। एज इज रिसर्च इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ब्रिकेज मैकेनिज्म टू रॉक इंडिकेट्स दैट स्फेरिकल चार्जेज और देयर इक्विवेलेंट प्रोड्यूसेस ऑप्टिमम रिजल्ट इन ब्लास्टिंग प्रैक्टिस। स्फेरिकल चार्जेज हैव बीन डिफाइंड एज हैविंग द लेंथ एंड डायमीटर L/D/4/1, यानी दोस्तों कि जो होल रहती है उसकी लेंथ 4 टाइम्स रहेगी और डायमीटर जो है 1 टाइम्स रहेगी दोस्तों। जैसे कि अभी आपने देखा भी था कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक में कि 4:1 के रेशियो में हम लोग रखे थे। किसके लिए, जो प्री स्प्लिटिंग किए थे कि डायमीटर अगर 150 mm रहती है तो उसका जो दूरी होगा, होल के बीच की दूरी होगा वो 600 mm होगी, 0.6 मीटर होगी दोस्तों। ठीक इसी तरीके से यहां पर अगर होल की डायमीटर आप रखते हैं कितना 165 mm तो वो जो लेंथ होगी वो 90 mm की लेंथ की जो यूज की जाएगी दोस्तों। तो यहां पर ये जो है स्फेरिकल चार्जेज हैव बीन डिफाइंड एज हैविंग द लेंथ ऑफ ब्लास्टिंग प्रैक्टिस में। इस तरह से जो हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ओपन स्टॉप में, स्टॉपिंग जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग मेथड रेज तैयार करने के लिए, वो हो गई दोस्तों। तो अब यहाँ पर ये क्रेटर ब्लास्टिंग आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी ब्लास्टिंग कहता है दोस्तों। सेकेंडरी ब्लास्टिंग यानी कि जब प्रथम बड़ा ब्लास्टिंग करते हैं और उसमें बड़े बोल्डर निकलते हैं दोस्तों, तो बड़े बोल्डर को ब्रेक करने के लिए हम लोग जो ब्लास्टिंग करते हैं उसको जो है सेकेंडरी ब्लास्टिंग कहते हैं दोस्तों।
दोस्तों, जिसमें 3 मेथड अपनाई जाती है, पॉप शूटिंग, प्लास्टर शूटिंग, स्नेक ब्लास्टिंग दोस्तों। पॉप शूटिंग में स्मॉल होल ड्रिल करके उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव चार्ज कर देते हैं, उसको पॉप शूटिंग कहा जाता है दोस्तों। प्लास्टर शूटिंग में एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज को गड्ढे में, पत्थर बोल्डर, बड़े बोल्डर के गड्ढे में हम लोग एक्सप्लोसिव डाल करके उस पर मिट्टी आदि का लेपन कर देते हैं और ब्लास्टिंग करते हैं दोस्तों, उसको प्लास्टर शूटिंग कहा जाता है। स्नेक ब्लास्टिंग में पत्थर के नीचे हम डिटोनेटर कार्ट्रिज को रख करके जब ब्लास्टिंग करते हैं तो उसको स्नेक ब्लास्टिंग कहा जाता है दोस्तों। लेकिन सेकेंडरी ब्लास्टिंग डीजीएमएस ने इसको प्रोहिबिट कर दिया है, क्योंकि फ्लाई रॉक उड़ते हैं, इससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है दोस्तों। इसके जगह पर रॉक ब्रेकर अब इस्तेमाल होने लगी है दोस्तों, सेकेंडरी ब्लास्टिंग को अवॉइड करके। तो क्रिएटिव ब्लास्टिंग आपने समझ ही लिया है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं दोस्तों, ये रही क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है बेरिंग प्लेट ऑफ रूफ बोल्ट आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील ऑफ 150 इंटू डैश डैश mm साइज एंड डैश डैश mm थिकनेस। दोस्तों बेरिंग प्लेट जो रूफ बोल्ट में नीचे की ओर दी जाती है उसका थिकनेस पूछ रहा है और साथ ही जो है उसका डायमेंशन पूछ रहा है दोस्तों। आपको याद होगा अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाले दोस्तों, जैसा कि यहां पर ए नंबर लिखा है 105 नहीं हो सकती, बी नंबर 150,6 नंबर है, सी नंबर में 200,7 है, डी नंबर में 250,8 है, ई नंबर में 110 है दोस्तों यहां पर जो 150 mm डायमीटर 150 इंटू 150 mm का आपको बेरिंग प्लेट यूज करते हैं, उसकी थिकनेस 6 mm से कम नहीं रहती है दोस्तों। तो ये जो है क्या है आपका बेरिंग प्लेट का थिकनेस और डायमेंशन हो गई दोस्तों। मैं यहां पर डीजीएमएस सर्कुलर को कट पेस्ट करके रखा हूं, डिजाइन ऑफ रूफ बोल्टिंग सिस्टम, जो कि 1933 का जो है वो कट पेस्ट है दोस्तों। पढ़ लेते हैं दोस्तों। द असेसमेंट ऑफ support should be done on the basis of geomechanic classification recommended by circular technical 3/1993 for particular geo mining whenever changes are proposed in roadway dimension or working or where geotechnical condition change further designing by fresh RMR studies need to be carried out to assess the continuous of the design। तो RMR हम लोग को फ्रेश नई तैयार करके जो है उसकी नई डिजाइन करनी पड़ती है दोस्तों, जब भी हम लोग जियो माइनिंग कंडीशन में चेंजिंग आती है। तो यहां पर देखिए सपोर्ट मटेरियल के रूप में फॉलोइंग मटेरियल शुड बी ओनली बी यूज्ड। रूफ बोल्ट जो है मटेरियल टॉर्ड स्टील एमएस की रहती है, जो ये मार्का आईएसओ का रहता है। रॉड की लेंथ होती है 1.5 मीटर, रॉड डायमीटर होती है 22 mm की, जो रिब्ड बार कहलाती है दोस्तों, चारों तरफ से घिरा हुआ रिब्ड बार कहलाता है, उसमें लाइनिंग बनी रहती है दोस्तों। लेंथ जो है थ्रेड की रहती है 125 से 150 mm दोस्तों, ये सजेस्ट किया है डीजीएमएस दोस्तों। देखिए फिर बेरिंग प्लेट की साइज यहां पर कहता है आईएस रिकमेंडेशन इसके अनुसार होनी चाहिए दोस्तों, जो मटेरियल माइल्ड स्टील की होनी चाहिए, साइज 150 mm स्क्वायर या इक्विवेलेंट रहना चाहिए, थिकनेस यहां पे 6 mm रहना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो थिकनेस है उसकी अब उसको बढ़ा दिया है, 8 mm कर दिया है दोस्तों। नट जो है हेक्सागोनल शेप का रहेगा, जिसकी हाइट 20 mm रहेगी। सीमेंट कैप्सूल लेंथ जो होगी नॉट एक्सीडिंग 40 सेंटीमीटर दोस्तों, 40 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी। डायमीटर जो है इसका 30 से 32 mm होगी दोस्तों। क्विक सेटिंग द ग्राउट शुड प्रोवाइड ए मिनिमम एंकरेज मिनट्स एंड 5 टन आफ्टर 2 आवर ऑफ सेटिंग। सेटिंग के जैसे ही आप लगाते हैं तो उसके 2 घंटे के बाद जो है 5 टन का लोड लिया हुआ होना चाहिए दोस्तों। तो ये रही कट पेस्ट किसका, डीजीएमएस सर्कुलर का दोस्तों, जो रूफ बोल्टिंग बेरिंग प्लेट से संबंधित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। ये रही क्वेश्चन नंबर 24, कहता है इन आवर कंट्री, हमारे देश में कोल सीम इज क्लासिफाइड एज थिक सीम इफ इट इज मोर देन, यानी थिक सीम हम किसको कहते हैं दोस्तों। अभी हम लोग जो थिक सीम माइनिंग थे, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, उसमें मैं बताया था दोस्तों कि 4.5 मीटर से अधिक थिकनेस की जो कोयले सीम होती है उसको थिक सीम कहा जाता है। यहां पर ई नंबर जो ऑप्शन है उसको आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ जाइएगा दोस्तों। मैं यहां पर डीजे देशमुख साहब एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट वॉल्यूम की कट पेस्ट करके रखा हूं दोस्तों। ये प्रश्न इस पेज पर जो आपके सामने दिखाई दे रही है, एक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में गेट की स्टूडेंट जो डीजीएमएस की एग्जाम दे रहे हैं या गेट की जो एग्जाम देने वाले हैं अपने नौकरी पाने के लिए, एमटी जॉब पाने के लिए दोस्तों, या फिर जो है ओवरमैन माइनिंग सरदार के दोस्तों, जो विभिन्न सब्सिडियरियों में अपना काम करके विभिन्न सब्सिडियरियों में या कोयले कंपनियों में अपना योगदान देना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, वो दोस्तों इस प्रश्न से एक प्रश्न तो कॉमन प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम में आएगी ही आएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, द टर्म यूज्ड इन कोल माइनिंग प्रैक्टिस आर गिवन बिलो। ए सीम इज एज्यूम्ड टू बी ए थीन। थीन कब कहा जाएगा, THIN, थीन कब कहा जाएगा, जब नॉर्मल थिकनेस इज लेस देन 1.5 मीटर से कम हो रहती है, यानी कि 1.5 मीटर से अगर कम रही थिकनेस वाली कोयल सीम दोस्तों तो उसको आप याद रखिए थीन सीम कहेंगे दोस्तों। मॉडरेट थिक सीम किसको कहेंगे दोस्तों, 1.5 मीटर से 4.5 मीटर के बीच की थिकनेस वाली सीम को हम लोग कहेंगे मॉडरेट थिक सीम दोस्तों। अब यहाँ पे थिक सीम किसको कहते हैं, 4.5 मीटर से एबव लेकिन 9 मीटर से कम।
जो थिकनेस वाली कोयल सीम रहेगी उसको जो है थिक सीम कहा जाएगा, लेकिन 9 मीटर से एबव वाली जो थिकनेस वाली सीम रहेगी उसको वेरी थिक सीम कहा जाएगा दोस्तों। इस तरह से जो है थिकनेस के आधार पर कोयल सीम का आपने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इंक्लिनेशन के हिसाब से हम लोग जो है कोयल सीम का क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। द स्ट्रेटम इज रिफर्ड टू एज ए फ्लैट। हम लोग फ्लैट सिम किसको कहेंगे दोस्तों, जिसकी जनरल इंक्लिनेशन डज नॉट एक्सीड 5 डिग्री से अधिक होगी। अगर 5 डिग्री से अधिक नहीं है दोस्तों तो उसको फ्लैट सिम कहा जाएगा दोस्तों। अगर वो इंक्लाइंड उसको कब कहा जाएगा, जब वो 5 से 15 डिग्री के बीच में होगी दोस्तों, तो उसको जो है इंक्लाइंड सिम कहा जाएगा। और स्टीप सिम किसको कहा जाएगा दोस्तों, जब 18 से 40 डिग्री के बीच में रहेगा तो उसको स्टीप सिम कहा जाएगा। और वेरी स्टीप कब कहा जाएगा दोस्तों, तो 40 डिग्री से अगर अधिक होती है तो वो जो है क्या कहा जाएगा, वेरी स्टीप सिम कहा जाएगा दोस्तों। इस तरह से जो है फ्लैट सिम, इंक्लाइंड सिम, स्टीप सिम, वेरी स्टीप सिम, 4 क्लासिफिकेशन है दोस्तों किसका, थिक सिम का, इंक्लिनेशन के आधार पर कोयल सिम का विभाजन दोस्तों। उसी तरह से जो है आपका जो थिकनेस है, थिकनेस के आधार पर भी जो विभाजन 4 प्रकार से हो गई दोस्तों। ये रही क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों। ये 25 क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें कहता है एंगल ऑफ रॉक ब्रिकेज बाय ब्लास्टिंग डिपेंड ऑन, यानी कि ब्लास्टिंग के द्वारा जो ब्रिकेज होती है रॉक का, उसका एंगल डिपेंड करता है किसके ऊपर दोस्तों। एंगल का मतलब यहां पे साइज से कहने का मतलब है दोस्तों, मैं यहां एंगल मीन साइज कह के रख दिया हूं दोस्तों। तो देखिए ये नंबर क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव पर ब्लास्ट, पर ब्लास्ट में जो एक्सप्लोसिव हम लोग डालते हैं उसके आधार पर उसके आधार पर निर्भर करती है, बटन पर निर्भर करती है, बेंच हाइट पर निर्भर करती है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव पर निर्भर करती है, नन पर निर्भर करती है दोस्तों। तो जो कोयला टूट करके सामने में आती है दोस्तों, जो फ्रेगमेंटेशन तैयार होती है, वो अगर एक्सप्लोसिव हम लोग ज्यादा यूज करते हैं तो बहुत छोटे छोटे साइज के रॉक ब्रेक होते हैं, कोयला ब्रेक होती है। और जब ऑप्टिमम अमाउंट में कोयले को एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है तो वो जो है हमको ऑप्टिमम साइज वाला कोयला देता है दोस्तों। मैं देखिए यहां पर लिख दिया हूं दोस्तों कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव पर होल गिव स्मॉल साइज ऑफ कोल, जो कि 25 mm से कम साइज का अगर कोल बनता है दोस्तों, 25 mm से कम साइज का बनता है दोस्तों, तो उसको हम लोग रबल कोल कहते हैं दोस्तों, जिसकी क्वालिटी और कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाती है, कहने का मतलब कि उसको कम मूल्य पर बिकती है दोस्तों। उसी तरह से लेस क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव पर होल अगर डालते हैं तो गिव लार्ज साइज ऑफ कोल देती है दोस्तों। अगर कम मात्रा में एक्सप्लोसिव हम लोग डालेंगे तो बड़े बड़े कोयले लंप के रूप में हमको प्राप्त होगी, जिसको बोल्डर भी कहते हैं दोस्तों। तो वैसी स्थिति में ब्लास्टिंग की एफिशिएंसी कम होती है और वो जब बेचेंगे तो भी उसकी वैल्यू कम मिलती है दोस्तों, उसकी प्राइस कम मिलती है दोस्तों। इसलिए ऑप्टिमम साइज का कोयला प्राप्त करने के लिए, यानी कि 50 mm से 200 mm के बीच कोयला का साइज प्राप्त करने के लिए, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी रहती है, उसको प्राप्त करने के लिए ऑप्टिमम एक्सप्लोसिव को चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों। तो कैलकुलेटेड एक्सप्लोसिव को चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 25 का ये नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। विथ रेफरेंस टू सरफेस सब्सिडेंस ड्यू टू अंडरग्राउंड माइनिंग, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के कारण जो सरफेस सब्सिडेंस होती है वो नॉन इफेक्टिव विड्थ डैश डैश अंडर मल्टी सीम वर्किंग कंडीशन कंपेयर टू द सिंगल सीम वर्किंग, यानी कि एक सीम में वर्किंग करने के सापेक्ष अगर मल्टी सीम में वर्किंग कर रहे हैं तो जो नॉन इफेक्टिव विड्थ है, नॉन इफेक्टिव विड्थ क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले उसको समझना है। और अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के कारण जो सरफेस में सब्सिडेंस होती है उसको समझना है दोस्तों। तो यहां पर आपको नॉन इफेक्टिव विड्थ समझना है दोस्तों कि नॉन इफेक्टिव विड्थ क्या होता है दोस्तों। जब आप लोग अंडरग्राउंड माइन में कोयले के बीच में ओपनिंग चलाते हैं, कोयले का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो ऐसा विड्थ जिसका इफेक्ट ऊपर वाले रूफ रॉक में तो होती है लेकिन इसका इफेक्ट सरफेस पर नहीं पहुंच पाता, ऐसा विड्थ कोयले का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वही विड्थ कहलाती है नॉन इफेक्टिव विड्थ। दोस्तों नॉन इफेक्टिव विड्थ आपको समझ में आ गई होगी। कोयले का एक्सट्रैक्शन के दौरान ऐसा विड्थ जिसका रूफ रॉक के लेयर में डिस्टरबेंस तो होता है लेकिन उसका इफेक्ट सरफेस तक नहीं जाती है, वो कहलाती है नॉन इफेक्टिव विड्थ दोस्तों। तो सब्सिडेंस के केस में जो नॉन इफेक्टिव विड्थ है, मैं यहां पर आरडी सिंह का जो वॉल्यूम, आरडी सिंह का जो एक बुक है दोस्तों, कौन सी बुक है, वो बुक का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न कोल माइनिंग, जो आरडी सिंह की बुक मदर बुक है दोस्तों विनिंग एंड वर्किंग के लिए, जिसमें ये कहा गया है, इसको कट पेस्ट करके मैं रखा हूं दोस्तों कि देखिए यहां पर क्या है, क्रिटिकल एरिया की पिक्चर है दोस्तों।
क्रिटिकल एरिया में इतना विड्थ हम लोग कोल सिम का रखते हैं, कोल सिम का एक्सट्रेक्शन करते हैं, इतना चौड़ाई का एक्सट्रेक्शन करते हैं, जिसका अगर सरफेस पर केवल पॉइंट के रूप में अगर आपको नजर आती है सबसिडेंस, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? क्रिटिकल एरिया दोस्तों, क्रिटिकल एरिया दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पे देखिए बीटा एंगल ऑफ ड्रॉ कहा गया है। बीटा जो है, जो आपको यहां से दिखाई दे रही है, ये वर्टिकल प्लेन है दोस्तों। ये जो आपको सामने में दिखाई दे रही है, ये वर्टिकल लाइन है, जिससे जो वर्किंग एज है दोस्तों, यहां पर जो आपकी कर्सर दिखाई दे रही है, ये वर्किंग एज है। वर्किंग एज से सरफेस के ऊपर जो वह पॉइंट होती है जहां पर मैक्सिमम सबसिडेंस होता है, यानी कि सबसिडेंस का सबसे किनारे वाले पॉइंट को जब आप वर्किंग एज से मिलाते हैं, तो इसको जो है ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनाती है, वही कहलाती है एंगल ऑफ ड्रॉ दोस्तों, जैसा आपको दिखाई दे रहा हो बीटा। यानी कि द लाइन ज्वाइनिंग द working edge to the surface, maximum edge of the subsidence on the surface to the vertical line, vertical line से मिलाने वाली जो लाइन है, वर्टिकल लाइन से बनाने वाली जो एंगल है, उसी एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ड्रॉ कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक अल्फा भी कहा है, जो कि एंगल ऑफ फ्रैक्चर होता है दोस्तों। जो मैक्सिमम स्ट्रेन सरफेस के ऊपर जहां पर तक दिखाई देती है, मैक्सिमम स्ट्रेन वाले पॉइंट को जब वर्किंग एज से मिलाते हैं, और वो वर्टिकल से जो वर्टिकल प्लेन से जो एंगल बनाती है, उसको बोला जाता है अल्फा एंगल ऑफ फ्रैक्चर दोस्तों। तो यहां पर ये सबसिडेंस दिखाया है और ये स्ट्रेस लाइन दिखाई गई है डैश डैश के द्वारा दोस्तों। एक क्रिटिकल एरिया की हो गई दोस्तों। अब देखिए पार्शियल एरिया, जिसको सब क्रिटिकल एरिया भी कहा जाता है दोस्तों, ऐसा अंडरग्राउंड माइनिंग का एक्सट्रैक्शन वाली विड्थ जिसका इफेक्ट सरफेस तक नहीं जाता है, यही कहलाती है सब क्रिटिकल विड्थ दोस्तों। इसमें भी बेटा अल्फा को समझाया है दोस्तों। यहां पर सुपर क्रिटिकल एरिया बताया गया है दोस्तों, ऐसा अंडरग्राउंड का एक्सट्रैक्शन का विड्थ जिसका इफेक्ट सरफेस पर सबसिडेंस के रूप में दिखाई देता है, वो कहलाता है सुपर क्रिटिकल एरिया दोस्तों। तो इस तरह से जब आप मल्टी सिम में एक्सट्रैक्शन करेंगे तो सरफेस में सबसिडेंस जो है अधिक होगी, नॉन इफेक्टिव विड्थ जो है इंक्रीज कर जाएगी यदि मल्टी सिम वर्किंग कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां ए नंबर इंक्रीज टिक लगा करके आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। टगर इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट रोप हॉलेज एंड इज यूज्ड कॉमनली। टगर जो है डायरेक्ट रोप हॉलेज का एक प्रकार है जो कॉमनली यूज किया जाता है। ऑप्शन ए फॉर कोल ट्रांसपोर्ट इन लॉन्ग वॉल गेट रोड, बी नंबर फॉर कोल ट्रांसपोर्ट इन ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, फॉर कोल ट्रांसपोर्ट इन बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट ओनली, फॉर कोल एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट इन बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट एंड डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, बी नंबर फॉर कोल एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट इन लॉन्ग वॉल फेस दोस्तों। तो यहां पर जो टगर हॉलेज होती है वो कोल और मटेरियल दोनों को, बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग दोनों में जनरली कॉमनली इसको यूज किया जाता है दोस्तों। आंसर डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। ये रही क्वेश्चन 29। देखिए दोस्तों क्या कहता है। 28 छूट गई है। नेक्स्ट मैं जो है इसको 28 को जो है करूंगा दोस्तों। यहाँ पे 29 है दोस्तों। देखिए क्या कहता है 29 में। ये कहता है कि टेप एक्सटेंसोमीटर यूज्ड फॉर क्विक एंड एक्यूरेट मेजरिंग ऑफ द चेंजेज इन डिस्टेंस बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट्स इन, यानी कि टेप एक्सटेंसोमीटर का उपयोग हम लोग बहुत जल्दी और एक्यूरेट मेजरिंग के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू रेफरेंस है चेंजेज आती है, उसको हम लोग बहुत जल्दी और एक्यूरेट मेजरिंग करने के लिए टेप एक्सटेंसोमीटर का उपयोग करते हैं। किसमें दोस्तों? वो कहता है ए एक्सकवेशन में, बी इंसिट्यू स्ट्रेस इन रॉक में, सी इंड्यूस्ड स्ट्रेस इन रॉक में, बी डी नंबर बोथ बी एंड सी कहता है, ई नंबर रेसिडुअल स्ट्रेस में दोस्तों। मैं यहाँ कट पेस्ट कर रखा हूं दोस्तों। जो टेप एक्सटेंसोमीटर है जिसके मॉडल 1610 टेप एक्सटेंसोमीटर है दोस्तों, इसको डिजाइन्ड टू मेजर स्मॉल चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट वॉल। अपोजिट वॉल जैसा कि मैं अभी प्रेशर थ्योरी में ही दिखाया था दोस्तों कि जो हमारी गैलरी होती है उसकी अपोजिट वॉल में यदि डिस्टेंस में कमी होती है या बदलाव होता है तो उसको हम लोग टेप एक्सटेंसोमीटर की सहायता से बहुत जल्दी और एक्यूरेट कितनी डिस्टेंस में कमी आई उसको हम लोग पता करते हैं। बिटवीन टू रूफ एंड फ्लोर, रूफ और फ्लोर के बीच में हीविंग या फिर सेगिंग होती है, उसमें के कारण से जब डिस्टेंस कम होती है, हाइट कम होती है, तो उसको हम लोग टेप एक्सटेंसोमीटर से बहुत जल्दी और एक्यूरेट मेजरिंग करते हैं दोस्तों। इट कैन ऑल्सो बी एक्सकवेशन एंड फ्लोर ऑफ एक्सकवेशन भी जब हम लोग करते हैं या टनल करते हैं या माइन ओपनिंग करते हैं तो उसमें जो डिस्टर्बेंस होती है उसके कारण से भी। तो यहाँ एक्सकवेशन आपके सामने आ गई दोस्तों। तो ये नंबर एक्सकवेशन को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर ये देखिए 30, प्रेशर आज थ्योरी इज डील्स विथ द। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आज वीडियो में ये प्रेशर आज थ्योरी को समझाया दोस्तों, जो कि क्वेश्चन 30 अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन सब्जेक्ट में पूछी गई है पिछले साल में। प्रेशर आज थ्योरी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकती है दोस्तों। तो ये नंबर में देखिए क्या कहता है, प्रेशर आज थ्योरी क्या डील करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस अराउंड ए माइन ओपनिंग, माइन ओपनिंग के अराउंड में जो स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको डील करता है। लो थिकनेस जोन, आर्चिंग ऑफ सपोर्ट इरेक्टेड, शियर जोन नन। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस अराउंड द माइन ओपनिंग, माइन ओपनिंग के चारों ओर जो स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रेशराइज थ्योरी या डोम थ्योरी का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो ये रही क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपने ये देखा दोस्तों। सती मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस जो है जिसकी यूट्यूब चैनल चल रही है दोस्तों, ये डीजीएमएस के एग्जाम में जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ओवरमैन माइनिंग सरदार जो सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपना प्रमोशन पा जाते हैं, साथ ही दोस्तों गेट की एग्जाम जो होने वाली है वो गेट के कैंडिडेट जो पास करके अपना जो जॉब को सिक्योर करेंगे, ओवरऑल माइनिंग सरदार भी जो है बहुत सारे सब्सिडियरियों में बहुत सारी कोयले कंपनियों में एग्जाम देंगे और अपना पास करेंगे दोस्तों। मिश्रा सर माइनिंग चैनल को, माइनिंग क्लास वाली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों दूसरों को मदद कीजिएगा, आपको भी भगवान मदद करेगा दोस्तों। इस तरह से इसको शेयर करते हुए पूरी वीडियो को देखिए दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के बाद जो मैं अभी कंटिन्यू एग्जाम तक जो है अपलोड करूंगा दोस्तों, 2 या 3 वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, जो विगत वर्ष के प्रश्न आए हुए हैं। साथ ही सिलेबस को मैं कंटेंट को जो है इंपोर्टेंट कंटेंट को पढ़ाते हुए जा रहा हूं दोस्तों। पूरा वीडियो को देखिए, आप डेफिनेट है कि जो है अपने एग्जाम में पास होकर के अपना प्रमोशन पाइएगा या तो अपनी भविष्य को सिक्योर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों।